हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? बढ़िया। यस सर। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर को स्टार्ट करने जा रहे हैं और इस चैप्टर का नाम है टैक्सेशन ऑफ नॉन रेजिडेंट। नॉन रेजिडेंट हिंदी में कहते हैं अनिवासी। अगर आपको याद हो तो हमने अपने फर्स्ट चैप्टर, जब इंट्रोडक्टरी पार्ट चल रहा था इस पूरे सब्जेक्ट का, फर्स्ट चैप्टर लॉन्ग बिफोर, तो उस समय मैंने आपको बताया था कि भाई जो हमारे पर्सन होते हैं वो 7 तरीके के होते हैं: इंडिविजुअल, एचयूएफ, फर्म, एओपीबीवाई, लोकल अथॉरिटी, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एंड कंपनी। ये 7 तरीके के पर्सन मैंने आपको बताए थे और मैंने बताए थे ये पर्सन या तो रेजिडेंट होते हैं या तो नॉन रेजिडेंट, या तो रेजिडेंट होते हैं या तो नॉन रेजिडेंट होते हैं। और आज जो टॉपिक चल रहा है वो बेसिकली इसी चीज पर फोकस है कि नॉन रेजिडेंट का टैक्सेशन कैसे होता है। क्या उनके लिए कोई स्पेशल टैक्स रेट्स हैं? हाँ, कई जगहों पर हम लोगों ने स्पेशल कंसेशंस दिए हुए हैं। भाई हमारा देश तो ये चाहेगा ना कि दूसरे देश के लोग हमारे देश में इन्वेस्ट करें, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इंडस्ट्रियलाइज करें, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर ऑफिसेस खोलें या इन्वेस्टमेंट करें। अगर इंडिया ऐसा चाहता है तो उनको ढेर सारे कंसेशंस और बेनिफिट्स देने पड़ेंगे दूसरे कंट्रीज के इन्वेस्टर्स को। अब चाहे दूसरी कंट्री में जो इन्वेस्टर है वो इंडियन ओरिजिन का है या वो फॉरेन सिटीजन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इंडिया में जो टैक्सेशन सिस्टम लगता है वो रेजिडेंशियल स्टेटसशिप के हिसाब से लगता है, ना कि किसी बंदे की सिटीजनशिप के हिसाब से। इंडिया की मैं बात कर रहा हूँ। तो इंडिया में अगर किसी के ऊपर टैक्स लगाना है, भले ही इंडियन नेशनल हो, आउटसाइड इंडिया में कई सालों से रह रहा है, अब उसको इंडिया में इन्वेस्ट करना है, तो दैट पर्सन वुड बी ट्रीटेड एज अ नॉन रेजिडेंट। यस और नो? मैंने एनआरआई नहीं बोला, नॉन रेजिडेंट इंडियन नहीं बोला, मैंने केवल नॉन रेजिडेंट बोला। ओके। इसी तरह अगर कोई फॉरेन नेशनल है, वो बाहर तो है ही फॉरेन नेशनल है, अगर वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहता है, इंडस्ट्री लगाना चाहता है, तो वो भी इंडिया के लिए क्या होगा? नॉन रेजिडेंट होगा। ये तो हुई मोटी मोटी बात। लेकिन अगर इसके डीप में जाएं तो उस रेजिडेंशियल स्टेटसशिप को समझना पड़ेगा, पहली चीज। दूसरी चीज, हम इन लोगों को कई सारे बेनिफिट्स देते हैं, वो बेनिफिट्स भी हम लोग देखेंगे। यानी आज हम लोग जो देखने जा रहे हैं, जाहिर सी बात है कि अगर यूनिवर्सली अगर देखा जाए तो सारी कंट्रीज एक दूसरे से कॉमर्शियली अटैच्ड हो चुकी हैं, किसी न किसी तरीके से एक दूसरे से अटैच है। आज रशिया में कुछ हो रहा है, अमेरिका में कुछ हो रहा है, तो उसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इम्पैक्ट इंडिया पर भी पड़ता है, बिकॉज वी आर एसोसिएटेड विद ईच अदर। कई मायनों में हम लोग एक दूसरे से एसोसिएट हैं। तो ये जो टैक्सेशन ऑफ नॉन रेसिडेंट है, आप लोगों ने एक चीज आगे चलकर देखनी है कि जो ट्रीटीज होती हैं, टैक्स ट्रीटीज दो कंट्रीज के बीच में टैक्स इवेजन को लेकर के, यानी टैक्स इवेजन ना हो सके, टैक्स ट्रीटीज समझौते होते हैं, संधि होती है, हस्ताक्षर होते हैं दो देशों के बीच में, जिनको हम कहते हैं टैक्स ट्रीटीज। आगे चलकर आप देखेंगे। और साथ ही साथ हम लोग देखते हैं कि इंटरनेशनल टैक्सेशन या इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन्स को लेकर के भी पूरा एक अलग सिस्टम बना हुआ है। लोग क्या चाह करते हैं, कंपनियां क्या करते हैं, उन्होंने कई देशों में अपनी ऑफिसेज खोल ली, कई देशों में अपने कंपनियों के ब्रांचेस खोल लिए जहां पर वो मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। अब वो अपने टैक्स सिस्टम को इस तरह मैनेज करने की कोशिश करते हैं कि उनका टैक्स अमाउंट बहुत कम आए, टैक्स हेवन की तरह यूज करना चाहते हैं। तो उससे बचने के लिए फिर इंटरनेशनल ट्रांजेक्शंस चैप्टर को हम लोग देखेंगे, 92 सी ई एफ जी एफ तक देखेंगे, ठीक है ना। चलिए वो भी बात की बात है। हम जो आज बात करने जा रहे हैं बेसिकली नॉन रेजिडेंट की बात करने जा रहे हैं, चाहे वो इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, फर्म हो, एओपीबीवाई हो, कंपनी हो, लोकल अथॉरिटी हो, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन हो, हम सब तरह के नॉन रेजिडेंट की बात करने जा रहे हैं। जरा देखते हैं जो मैंने इंट्रो आपको दिया, क्या वो समझ में आया? हाँ जी। इन द अर्ली स्टेज ऑफ डेवलपमेंट एवरी कंट्री हैज टू डिपेंड टू सम extent on foreign capital and foreign technicians for the industrial development of the country. Yes, sir, got it. The government of India also has been extremely anxious to attract foreign capital and technical know-how. To attract these, some tax concessions have been granted to foreign investors and technicians, and the government has planned to offer still more concession in near future. And very soon they'll declare some more benefits. The foreign investor may be Indian national who resides outside India, and the foreign investors including corporations. A person who resides outside India is technically known as non-resident. वो नॉन रेजिडेंट नॉर्मली मान लिया जाता है, लेकिन इसके लिए ऐसे नहीं बोलेंगे कोई विदेश में रह रहा है तो नॉन रेजिडेंट हो गया ना, उसके लिए हम लोग को देखेंगे।
The residential status of an individual doesn't depend upon the nationality or domicile of that person, but it depends upon his stay in India during the previous year. In case of an SSC other than an individual, the residential statusship depend upon the place from which its affairs are controlled and managed. बहुत ही सिंपल तरीके से इसने 2 लाइन में बताने की कोशिश की है, लेकिन ये आधी और अधूरी है। हमारी अधूरी कहानी। अच्छा, अभी कहानी बाकी है। यस सर। तो हम लोग देखते हैं इंडिविजुअल के रेजिडेंशियल स्टेटस, एचयूएफ का रेजिडेंशियल स्टेटस। आप जाएं वहाँ, बेसिक चैप्टर नंबर 1 में मैंने आपको क्लियर किया हुआ है, आप वहाँ जाएं, उसको देखें। हम यहाँ जो इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो है रेजिडेंशियल स्टेटस ऑफ अ कंपनी। कंपनी की बात करने जा रहे हैं। अदर देन कंपनी के लिए आप हमारे चैप्टर नंबर 1 को रेफर जरूर करेंगे। अच्छा, एक कंपनी को कब रेजिडेंट बोला जाता है और कब नॉन रेजिडेंट बोला जाता है? एक कंपनी रेजिडेंट होती है अगर वो इंडिया में रजिस्टर्ड कंपनी है। अगर कोई कंपनी इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, इंडिया में रजिस्टर्ड है, तो वो रेजिडेंट कंपनी कहलाएगी। अब वो अपना ऑपरेशन, अपना मैन्युफैक्चरिंग, अपना सर्विसेज वर्ल्ड वाइड कहीं से भी दे दे, इंडिया में ना दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बट इफ द कंपनी इज रजिस्टर्ड अंडर द इंडियन कंपनी लॉ एक्ट, देन यस, जो कंपनी लॉ एक्ट 2013 है उसके अंतर्गत अगर रजिस्टर्ड है, या कंपनीज एक्ट 1956 के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, तो उसके लिए कहा गया यहाँ वो कंपनी रेजिडेंट कंपनी कहलाएगी। लेकिन उन कंपनियों का क्या जो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है? जो कंपनियां इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, अगर कोई कंपनी रशिया या अमेरिका में रजिस्टर्ड है और वो अपना सारा का सारा काम इंडिया से करती है, तो ये बताओ क्या हम उसको रेजिडेंट माने या ना माने? उसके लिए कहा गया भाई, 2018 फाइनेंस एक्ट में चेंज किया गया, 2018 ही था शायद, यस। तो कहा गया कि कंपनियों के केस में हम लोग ये देखेंगे, अगर वो कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, किसी अदर देन इंडियन रजिस्टर्ड कंपनी की बात कर रहे हैं, और उसका प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, ओके, गाना गा दिया ना, पोयम। अगर उसका पोयम इन इंडिया है तो वो रेजिडेंट इन इंडिया कहलाएगी। यानी अगर कोई कंपनी इंडिया में रजिस्टर्ड है तो बल्ले बल्ले, नहीं है इंडिया में रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेटेड, वो आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है, लेकिन उसका पोयम इंडिया में है, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इन इंडिया है, तो वो भी रेजिडेंट कहलाएगी। यस सर, हाँ सर। ये प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या है? आज का ना सारा लेक्चर बस यही वर्ड लेकर का चला जाएगा, खा जाएगा आज हम लोग का ये सेशन पूरा का पूरा। कौन सा वर्ड? प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। इसको जानने में ही हमारा पूरा टाइम जाने वाला है। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब होता है, पोएम का मतलब होता है एक ऐसा प्लेस जहां पे की मैनेजमेंट और कॉमर्शियल डिसीजन लिए जाते हैं उस बिजनेस से रिलेटेड, चाहे सारे के सारे, चाहे सब्सटेंशियली। इज इट क्लियर? अच्छा, मैं एक बार फिर बोलता हूं, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट वो प्लेस होता है जहां पर की मैनेजमेंट अपने सारे के सारे डिसीजन, इंपॉर्टेंट थिंग इज डिसीजंस आर टेकन, तो decisions are taken as well as decisions are taken whole or in substance, okay। तो कहा गया कि इंपॉर्टेंट चीज ये है कि डिसीजन कहाँ से लिए जाते हैं, की मैनेजमेंट कहाँ से काम करता है। अगर एक कंपनी आउटसाइड इंडिया रजिस्टर्ड है तो हम उसको रेजिडेंट कहेंगे अगर उस कंपनी के सारे की मैनेजमेंट डिसीजंस इंडिया से लिए जाते हैं। अब केवल इतना वर्ड कहना अपने आप को धोखे में रखना है, भ्रम में डालना है, क्योंकि इसको भी अब इलोबरेट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा पॉइंट्स क्रिएट और जनरेट होंगे। की मैनेजमेंट डिसीजंस का मतलब डे टू डे ऑपरेशनल डिसीजन या वो डिसीजन जो पूरे बिजनेस को अफेक्ट करते हैं। देखते हैं थोड़ी देर में इसकी भी ऑपरेशन करनी पड़ेगी। Since poem is an internationally well accepted concept, there are well recognized guiding principle for determination of poem, although it's a fact dependent exercise। ठीक है, बाद में हम बात करेंगे ये वर्ड क्या बोला, डिपेंडेंट एक्सरसाइज क्या है, थोड़ी देर में पता चलेगा। कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स बताए गए हैं जो प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट के बारे में बताते हैं, जो इंडियन कंपनी के ऊपर नहीं लगते। क्यों नहीं लगते? क्योंकि इंडियन कंपनी तो ऑलरेडी अ रेजिडेंट है, लेकिन अगर इंडिया में नॉन रजिस्टर्ड कंपनी है, इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, तो उसके ऊपर पोयम का सिस्टम हमें चेक करना पड़ेगा।
अच्छा जी, most of the tax treaties entered into by India and recognize the concept of poem as a type फलाना डिमाका द सीबीडीटी हैज लेट डाउन द गाइडिंग प्रिंसिपल। ठीक है, देखा जाएगा अभी जो गाइडिंग प्रिंसिपल दिया गया है थोड़ी देर में हम उनको भी देखेंगे कि पोयम कहाँ कहा जाता है। कंसेप्ट ऑफ सब्सटेंस ओवर फॉर्म इंपॉर्टेंट चीज है, जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं धीरे धीरे अब क्लियर होंगे। एनी डिटर्मिनेशन ऑफ द पोएम विल डिपेंड अपॉन द फैक्ट एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ अ गिवन केस, यानी हर एक कंपनी के केस में पोएम को हमें चेक करना पड़ेगा और हर केस में अलग अलग पोएम का मतलब निकल सकता है। द पोएम concept is one of substance or form. It may be noted that entity may have more than one place of management. हो सकता है एक कंपनी के 3 से 4 अलग अलग कंट्रीज में मैनेजमेंट काम करते हो। प्रॉब्लम ये है मैनेजमेंट काम करता है ये नहीं है, इफेक्टिव मैनेजमेंट या की मैनेजमेंट रूल्स और डिसीजंस कहाँ से मिलते हैं इंपॉर्टेंट ये है। लेकिन हो सकता है कंपनी के मैनेजमेंट कई कंट्रीज में हो बट इट कैन हैव ओनली वन प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। द इंपॉर्टेंट कीवर्ड इज इफेक्टिव मैनेजमेंट मस्ट बी एस्टैब्लिश्ड इन अ सिंगल कंट्री इन अ प्रीवियस ईयर। एक साल में एक ही जगह उसका इफेक्टिव मैनेजमेंट होगा। Since residence is to be determined for each year, poem will also be required to be determined on year to year basis. तो इस साल अगर पोएम इन इंडिया है, हो सकता है अगले साल पोएम इन इंडिया ना हो सकता है उसके अगले साल पोएम इन इंडिया हो जाए, हो सकता है उसके अगले साल फिर से पोएम इन इंडिया ना हो। तो वही कंपनी किसी साल रेजिडेंट, किसी साल नॉन रेजिडेंट, किसी साल रेजिडेंट और किसी साल नॉन रेजिडेंट होगी। बड़ा लोचा होता है ऐसी कंपनी के साथ। जरा देखते हैं क्या लोचा होता है। वेदर तक अब जब हम ये बात करते हैं पोएम की बात करते हैं तो पोएम को मैं एक बार फुल फॉर्म में लिख दूं। प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट। ये प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट क्या है? अगर मैं कहूं उस कंपनी का ना जो एक्टिव बिजनेस है वो इन इंडिया है, चलो उल्टा बोलते हैं, प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट इस कंपनी का एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है। वर्ड याद रहेगा बॉय, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। अगर एक बार ये एस्टैब्लिश हो गया कि इस कंपनी का एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है तो वो नॉन रेजिडेंट हो गई। अगर एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया नहीं है तो सबको मारो गोली, क्योंकि एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया नहीं है तो वो रेजिडेंट हो गई। ये नहीं बोला गया कि एक्टिव बिजनेस इन इंडिया है कि नहीं, मेरी बात ढंग से समझे। ये तय करने से अच्छा ये तय कर लो क्या इस कंपनी का एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। आउटसाइड इंडिया कई कंट्रीज हैं भाई, ऐसे बात करते हैं, ये इंडिया है ये कंट्रीज हैं। अगर इसका बिजनेस यहाँ इन कंट्रीज में कहीं आ गया तो ठीक है, इन इंडिया नहीं है, नॉन रेजिडेंट हो गई। लेकिन अगर मैं कहूं भाई मैं एक एक कंट्री की बात नहीं कर सकता, मैं फिर बोलता हूं ये इंडिया है, ये रशिया है, ये ब्रिटेन है, ये यूएसए है और चलो कोई भी हो। हम एक बार ये तय कर लें कि ये आउटसाइड इंडिया है तो बात खत्म। हम हर कंट्री के बारे में अलग अलग नहीं बात करेंगे, हम ये तय कर लेते हैं एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है तो फिर बात खत्म, इंडिया में वो रेजिडेंट नहीं हो सकती। लेकिन एक बार अगर ये तय हो गया कि वो एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया नहीं है तो वो इंडिया में रेजिडेंट हो गया। उल्टा चल रहे हैं भाई साहब, सीधा नहीं चल रहे। तो बड़ा आसान तरीका है, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है कि नहीं हमें ये देखना पड़ेगा, इसी को हम कहते हैं अबॉय। और अगर किसी कंपनी का एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया देखना है तो कुछ शर्तें हैं और ये क्यूमुलेटिव शर्तें हैं। क्या है? क्यूमुलेटिव, ये सारी शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी। ये 4 शर्तें हैं,
ये चार की चार कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेंगी। ऑल दीज 4 कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड अकॉर्डिंगली, साइमल्टेनियसली। पहला कहता है, अब नए नए पॉइंट आ रहे हैं तो नई नई चीजें भी ऐड होंगी। पहला कहता है कि अगर कंपनी का एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, उसके लिए 4 शर्तें हैं। पहली कि अगर उस कंपनी का पैसिव इनकम 50% से अधिक नहीं है, टोटल इनकम का 50% से अधिक नहीं, नॉट मोर देन 50% ऑफ द टोटल इनकम। If the passive income of the company is not more than 50% of the total income, okay, तो सर इसका यहां से क्या लेना देना, थोड़ी देर थोड़ा होल्ड करें। इसका मतलब ये हुआ कि कंपनी की जो एक्टिव इनकम है वो 50% से ज्यादा है। इसका मतलब कंपनी की जो एक्टिव इनकम है वो 50% से ज्यादा है। पैसिव इनकम मतलब इंटरेस्ट से कमा लिया, रॉयल्टी से कमा लिया, मींस जहां पर कंपनी खुद इन्वॉल्व नहीं है। एक्टिव बिजनेस का मतलब होता है कंपनी खुद इन्वॉल्व है, उसके एम्प्लॉइज इन्वॉल्व हैं, उसके ऑफिसर्स, उसके डायरेक्टर्स, उसके एग्जीक्यूटिव, उसके की मैनेजमेंट रोल, वो सब पर्सनली इन्वॉल्व हैं उस बिजनेस को आगे ले जाने में। और पैसिव इनकम मतलब होता है इन्वेस्ट करके ऐसे बैठ जाओ, कहीं से इंटरेस्ट आ रहा है, कहीं से रॉयल्टी आ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात कर रहे हैं एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, यानी हम एक्टिव बिजनेस की बात कर रहे हैं। पहली चीज तो ये एक्टिव बिजनेस दिमाग में बात रख लें। और अगर एक्टिव बिजनेस की बात करते हैं तो नॉन एक्टिव इनकम 50% से कम ही होनी चाहिए, उससे अधिक नहीं होनी चाहिए। नॉन एक्टिव इनकम टोटल इनकम के 50% से अधिक नहीं होनी चाहिए, तो वो कहलाएगा एक्टिव बिजनेस। आउटसाइड इंडिया जी 50% से कम एसेट उसकी इंडिया में है, उसकी जितनी भी टोटल एसेट्स हैं उससे, जितनी भी टोटल एसेट्स है उससे 50% से कम एसेट्स इंडिया में है। ओके, तो ये बिजनेस आउटसाइड इंडिया का है। उसके 50% जो एम्प्लॉय हैं, टोटल एम्प्लॉयज के 50% से कम एम्प्लॉय इंडिया में है या रेजिडेंट इन इंडिया है। और पेरोल का जो एक्सपेंस है इन एम्प्लॉय पर जो खर्च होता है, टोटल पेरोल का, जिसमें सैलरी बोनस वगैरह जो एम्प्लॉयज को दिया जाता है किसी भी नाम से, टोटल पेरोल का जितना भी खर्चा आता है उस पेरोल का 50% से कम खर्चा इंडिया के लिए आता है। बड़ा 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 बहुत ही आसान है। मैं फिर बोलूं पहली बात कि एक्टिव जो पैसिव इनकम है वो टोटल इनकम का 50% से कम होना चाहिए। अगर हाँ, तो हम देखेंगे क्या ये बिजनेस, अब ये तो तय हो गया ये एक्टिव बिजनेस है, आउटसाइड इंडिया है। इसके लिए देखना पड़ेगा कि टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज, टोटल नंबर, टोटल एसेट्स, टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स, टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स का 50% से कम वैल्यू ऑफ एसेट्स इन इंडिया हो। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का 50% से कम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन इंडिया में हो। और इन एम्प्लॉयज को जो 50% से कम नंबर ऑफ एम्प्लॉयज हैं, इन एम्प्लॉयज पर लगने वाला टोटल पेरोल का 50% से कम होना चाहिए। अब बात समझ में आई? सच एम्प्लॉयज। तो हमारे पास अब एक नया प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। जैसे ही हम ये समझे कि एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया होना चाहिए, तो वो नॉन रेजिडेंट है। अगर एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया नहीं है तो वो रेजिडेंट हो गई। तो एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया फाइंड आउट करने के लिए वी आर नीडेड टू फुलफिल ऑल दीज 4 कंडीशंस। क्लियर? इन केस मैं फिर से आता हूं, मैं फिर से बात करता हूं, अगर हम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट देख रहे हैं, अगर हम प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट देख रहे हैं तो हमें 2 चीजों पर चलना पड़ेगा। क्या एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है? हाँ, क्योंकि कंपनी इंगेज्ड है एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया। इन केस कंपनी इज नॉट इंगेज्ड इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, अगर कंपनी एक्टिव बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है आउटसाइड इंडिया, तो क्या है? यानी उसकी पैसिव इनकम ज्यादा है। तो इस केस में भी हम लोग देखेंगे poem of a company engaged in active business shall be presumed to be outside India। अब ऐसी कंपनी जिसका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है shall be presumed to be outside India if the majority of the board meeting are held outside India। Okay, however, in case the board is not exercising its power of management and the powers are being delegated, या कह सकते हैं exercised by either the holding company or any other person resident in India, then poem shall be in India।
अगर कंपनी के जो की मैनेजमेंट है वो डिसीजंस लेते हैं आउटसाइड इंडिया से तो बात खत्म। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मैक्सिमम मीटिंग्स आउटसाइड इंडिया होती हैं तो बात खत्म, वो नॉन रेसिडेंट हो गई। लेकिन अगर ऐसे बोर्ड ने अपने पावर को डेलीगेट कर रखा है किसी ऐसे पर्सन या मैनेजमेंट को जो इंडिया से वर्क करते हैं तो कहा जाएगा कि वो इंडिया में है, एक्टिव बिजनेस इन इंडिया है या पोयम इन इंडिया है। चलिए, इन केस ऑफ कंपनी नॉट एंगेज्ड इन एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, तो उसके लिए अगर कंपनी के एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया नहीं है तो कहा गया आइडेंटिफाइंग द पर्सन हु एक्चुअली मेक द की मैनेजमेंट एंड कॉमर्शियल डिसीजंस। तब पता करो उन लोगों के बारे में, अगर एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया नहीं है तो उनको पता करो जो एक्चुअल में डिसीजन लेते हैं वो हैं कहां पर। ओके। दूसरा, डिटरमाइन द प्लेस वेयर द डिसीजंस आर इन फैक्ट बीइंग मेड, और ये डिसीजन लिए कहां से जाते हैं। अब तो क्लियर हो गया। सबसे पहले हमें ये देखना है पोयम। पोयम के लिए हमें ये देखना पड़ेगा एक्टिव बिजनेस इन इंडिया है या नहीं है। अगर एक्टिव बिजनेस इन इंडिया है तो की मैनेजमेंट या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपने डिसीजंस कहां से लेते हैं। अगर उन्होंने ये डिसीजन किसी को डेलीगेट कर रखे हैं तो वो कौन है, कहां से लेते हैं। सकती है। दूसरा, अगर एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया नहीं है, अगर कंपनी नॉट इंगेज्ड एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, कंपनी ऐसे बिजनेस में इन्वॉल्व नहीं है, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया में इन्वॉल्व नहीं है, तो ये पता करना पड़ेगा कि कौन की पर्सन्स हैं जो डिसीजन लेते हैं, और साथ ही साथ डिटरमाइन द प्लेस वेयर दीज डिसीजंस आर एक्चुअली टेकन प्लेस बीइंग मेड, तो कहां से ऐसे डिसीजंस लिए जाते हैं। दैट्स इट, इसके अलावा आपको नहीं देखना। The place where these management decisions are taken would be more important than the place where such decisions are implemented. कहां से डिसीजन लिए जाते हैं ये इंपॉर्टेंट है, ये डिसीजन कहां कहां अफेक्ट डालेंगे वो इंपॉर्टेंट नहीं है। कहां से डिसीजन लिए जाते हैं ये इंपॉर्टेंट है। ये डिसीजन किस किस को और कहां कहां अफेक्ट करेंगे, किस यूनिट के लिए डिसीजन लिया गया ये इंपॉर्टेंट नहीं है, डिसीजन लिया कहां गया ये इंपॉर्टेंट है। For the purpose of determination of poem, it is substance which would be conclusive rather than the form. Okay. सर थोड़ा थोड़ा आप दिमाग में घुस रहे हैं। अब हम आपको कुछ चीजें बता देंगे, मीनिंग ऑफ सर्टेन टर्म्स। मैंने आपको कहा कि सबसे पहले हमें पोयम देखना पड़ता है। पोयम कहाँ पे है? इंडिया में। जो इंडियन कंपनी नहीं है उनका पोयम देख लो, पोयम इंडिया में है या आउटसाइड इंडिया है। अगर पोयम आउटसाइड इंडिया है तो नॉन रेसिडेंट, पोयम इन इंडिया है तो वो रेसिडेंट। क्लियर है? अगर ये देखना है पोयम आउटसाइड इंडिया है तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नीडेड टू चेक वेदर द एक्टिव बिजनेस इज आउटसाइड इंडिया और नॉट। इफ यस देन द पोयम इज आउटसाइड इंडिया, अदरवाइज पोयम इज इन इंडिया। एक्टिव बिजनेस कहां पर है, आउटसाइड इंडिया है या नहीं, इसके लिए 4 शर्तों का पूरा होना जरूरी है। पहला कि पैसिव इनकम टोटल इनकम के 50% से कम होनी चाहिए। टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स, टोटल एसेट्स की 50% से कम होनी चाहिए इंडिया में। टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज इंडिया में टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज के 50% से कम होने चाहिए। और जो इनके पेरोल पर खर्च होता है इंडिया वाले एम्प्लॉइज पर जो 50% से कम है वो टोटल पेरोल का 50% से कम का खर्चा होना चाहिए। अगर ये चारों शर्तें तय होती हैं तो कहा जाता है ये हमारा एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है। अच्छा, एक बार अगर तय हो गया एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है तो ये साथ साथ देखना पड़ेगा। अब इसके साथ साथ देखना पड़ेगा कि हाँ एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, एक्टिव बिजनेस इन इंडिया नहीं है। ये तो तय हो गया। अब अगर एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है तो उसकी की मैनेजमेंट और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग होती कहाँ है भाई? पोयम जानने के लिए ये देखो। अगर बिजनेस आउटसाइड इंडिया पोयम इंडिया है क्या? अगर उसका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मैक्सिमम इंडिया में काम कर रहा है क्या? हाँ, तो भैया रेजिडेंट हो, भले ही आपका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है लेकिन आपका की मैनेजमेंट डिसीजन यहीं से लेता है तो भैया आ जाओ यहाँ पर। अगर उन्होंने किसी को डेलीगेट कर रखा है तो वो कहाँ से डिसीजन लेते हैं? अगर एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया कंपनी इंगेज्ड नहीं है एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया में, अगर कंपनी इंगेज्ड नहीं है एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया में तो कहा गया की मैनेजमेंट डिसीजंस कहां से लिए जाते हैं उनको आइडेंटिफाई करो और झंझट खत्म करो। अच्छा, अब आते हैं कुछ नई चीजों को देखने में, इनकम। अब इससे रिलेटेड हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। न्यूमेरिकल आज के सेशन में नहीं, नेक्स्ट सेशन में कवर अप किए जाएंगे। इनकम की बात, ये जो इनकम इनकम मैंने बोला ना 4 कंडीशंस पूरी होनी चाहिए। इनकम का मतलब क्या है? हाँ या ना?
टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स का मतलब क्या है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज का मतलब क्या है, और पेरोल में कौन कौन से एक्सपेंसेस शामिल होते हैं, ये चीज जाननी है कि नहीं जाननी है, तो उनके बारे में बोला है इनकम। इनकम का मतलब क्या लें, क्योंकि हम बात कर रहे हैं नॉन रेजिडेंट की, हम बात कर रहे हैं नॉन रेजिडेंट की, नॉन रेजिडेंट जिनका एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है और पोयम आउटसाइड इंडिया है, तो वो हमारा और नॉन रेजिडेंट हो जाएगा। तो इनकम, ऐसा बंदा जो आउटसाइड इंडिया से काम कर रहा है, उसका इंडिया में भी कुछ ना कुछ रोल है, उसके 10 कंट्रीज में है, तो इनकम 10 कंट्रीज की वो कैलकुलेट करता है। तो जिस टैक्स पर्पस के लिए वो कैलकुलेट करता है, जिस कंट्री में वो इनकॉर्पोरेट हुआ है, जिस कंट्री में वो इनको, जाहिर सी बात है वो इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, तभी तो ये बात आई कि पोयम देखो, अब इंडिया में रजिस्टर्ड नहीं है, तो जिस कंट्री में रजिस्टर्ड है वहां का टैक्स लॉ का सिस्टम क्या कहता है इनकम के बारे में, उस इनकम को ध्यान में रखो, उस इनकम को ध्यान में रखो जिस कंट्री में वो रजिस्टर्ड या इनकॉर्पोरेट हुआ है। या बुक्स ऑफ अकाउंट, जहां पर ऐसी कंट्री में कंप्यूटेशन नहीं किया जाता है इनकम का, तो ऐसी कंट्री में जहां इनकम का कंप्यूटेशन का सिस्टम नहीं है, वहां का टैक्स लॉ इतना स्ट्रांग नहीं है या जरूरत नहीं है, तो कहा गया जो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन किया है जिस कंट्री में उसने अपने आप को इनकॉर्पोरेट किया है, तो बस अगर किसी नॉन रेजिडेंट कंपनी का इनकम कैलकुलेट करना है, इनकम देखना है, तो जिस कंट्री में वो रजिस्टर्ड है वहां के टैक्स लॉ सिस्टम के हिसाब से वो इनकम कैलकुलेट कर ले, या टैक्स लॉ सिस्टम में ऐसे कंप्यूटेशन का कोई सिस्टम नहीं है, तो बुक्स ऑफ अकाउंट के हिसाब से हम उसकी इनकम को इनकम मानेंगे। इनकम मीन्स यही है। पैसिव इनकम का क्या मतलब है, इट इज द एग्रीगेट ऑफ मतलब इन दोनों का प्लस करके जो आया वो कहलाएगा एग्रीगेट। Income from the transaction where both the purchase and sale of goods are from or to its associate enterprise, and income by way of royalty, dividend, capital gain, interest और rental income, ये होती है हमारी पैसिव इनकम। पैसिव इनकम मतलब कि जो हम अपने बिजनेस से नहीं कमा रहे, हम कहीं और से कमा रहे हैं, हम बिजनेस करके नहीं कमा रहे, हम अपने ही दूसरे एसोसिएट पर्सन के साथ, मैंने इंडिया की कंपनी ने अपनी ही कंपनी का यूएसए में एक ब्रांच खोला है, या यूएसए की कंपनी है उसने इंडिया में ब्रांच खोला है, दोनों आपस में एसोसिएट होकर के क्या कर रहे हैं, ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, वो पैसिव इनकम है। वो हम बाहरी लोगों से नहीं कर रहे, वो हमारी पैसिव इनकम है, चाहे पहला दूसरे से करे चाहे दूसरा पहले से करे, वो हमारी पैसिव इनकम मानी जाएगी। साथ ही साथ इंटरेस्ट, डिविडेंड, रॉयल्टी, रेंटल इनकम और कैपिटल गेन को भी इन्होंने पैसिव इनकम में जोड़ा है। माइंड इट, पैसिव इनकम में कैपिटल गेन भी आया है, रेंटल इनकम समझ में आ रहा है, रॉयल्टी, डिविडेंड समझ में आ रहा है, इंटरेस्ट समझ में आ रहा है, कैपिटल गेन भी हमारा पैसिव इनकम की कैटेगरी में शामिल हो गया। तो ये पैसिव इनकम टोटल इनकम का 50% से कम इंडिया में होना चाहिए, तो वो हमारा एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया होगा। अच्छा, वैल्यू ऑफ एसेट्स का क्या मतलब है, अगर हम बात करें किसी ऐसी कंपनी की जो आउटसाइड इंडिया है और वहां पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं उसकी वैल्यू ऑफ एसेट्स, उसके टोटल वैल्यू ऑफ एसेट्स का 50% से कम इंडिया में होना चाहिए, तभी तो वो कहलाएगी एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया, मानते हैं ना। तो उस कंपनी ने क्या किया, उस कंपनी के लिए इंडिविजुअल एसेट्स, वहां पर ब्लॉक ऑफ सिस्टम का कंसेप्ट नहीं है, इंडिया में ब्लॉक ऑफ एसेट्स का कंसेप्ट है, इंडिया में ब्लॉक ऑफ एसेट्स का कंसेप्ट है, हो सकता है उस कंट्री में ब्लॉक ऑफ एसेट्स का कंसेप्ट ना हो, तो कहा गया कि जो भी उनकी एसेट्स होंगी बिगिनिंग में और एंड में, जो भी उनके पास वैल्यू ऑफ एसेट्स होगी साल के शुरू में और साल के अंत में, दोनों का एवरेज ले लो, दोनों का एवरेज ले लो उस कंट्री के हिसाब से जिस कंट्री में ऐसी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। तो वो कंपनी कहाँ इनकॉर्पोरेट हुई है, अच्छा ब्रिटेन में, तो ब्रिटेन के लॉ के हिसाब से इंडिविजुअल एसेट्स का सिस्टम है, तो उसकी बिगिनिंग और क्लोजिंग वैल्यूज का एवरेज ले लो, वो वैल्यू ऑफ एसेट्स कहलाएगी। अगर ब्लॉक ऑफ एसेट्स का सिस्टम है तो ओपनिंग और क्लोजिंग ले लो ब्लॉक ऑफ एसेट्स का उस एक कंट्री के, जिस कंट्री में ऐसी कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है। कुछ नहीं है तो वैल्यू एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट, जो बुक्स में दिखा दो, बात खत्म, ये हमारा कहलाएगा वैल्यू ऑफ एसेट्स। यहाँ एवरेज नहीं बोला है, माइंडेड, यहाँ पर सीधे सीधे बोला है वैल्यू एज पर बुक्स ऑफ अकाउंट। अच्छा, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज बिगिनिंग में कितने हैं, एंड में कितने हैं उस कंट्री में जहां पर कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है, क्यों नहीं भाई, द एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ द एम्प्लॉय एंड शैल इंक्लूड पर्सन हु थ्रो नॉट एम्प्लॉयड डायरेक्टली बाय द कंपनी परफॉर्म टास्क सिमिलर टू दीज परफॉर्म्ड बाय द एम्प्लॉय। उस कंपनी के अपने सिस्टम में जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज का डेटा है, चाहे किसी भी कंट्री में हो,
उस कंट्री में जो भी उसने डेटा रखा हुआ है एम्प्लॉयज का, उसका बिगिनिंग का और एंड का एवरेज ले लेंगे, दैट्स इट। चाहे वो डायरेक्टली कंपनी से जुड़े हों या ना जुड़े हों। पेरोल, इसमें आता है सैलरी, वेजेस, बोनस, कमीशन और सारे वो एम्प्लॉयज का कंपनसेशन, पेंशन और सोशल कॉस्ट जो एक एम्प्लॉयर बर्दाश्त करता है, वो आता है पेरोल कॉस्ट में। दैट्स इट। ये इंपॉर्टेंट वर्ड्स थे जो आपको समझने थे, और हमने आपको ये सारा नॉन रेजिडेंट का एक बेसिक फंडा तो बता दिया कि भाई प्लेस ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है। देखें, the determination of poem is based on the following categorization of foreign companies. Active business outside India, हाँ सर, ये बिजनेस का टेस्ट करते हैं। Companies fulfilling the test of active business outside India, companies other than those fulfilling the test of active business outside India, वो कंपनियां जो एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया के टेस्ट को फुलफिल करती हैं। ऐसी कंपनियां जो एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया के टेस्ट को फुलफिल नहीं करती, वो चार कंडीशन फुलफिल नहीं करती, तो पोयम आउटसाइड इंडिया माना जाएगा। अगर उसने पोयम को एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया को फुलफिल कर लिया, तो ये देखा जाएगा क्या उसके की मैनेजमेंट कहाँ पर डिसीजन लेते हैं। ठीक है ना, हाँ या ना, बता दिया। दूसरा, अगर वो बॉय इंडिया में नहीं है तो कहा गया उन पर्सन्स को जानो जिनके ऊपर ये डिसीजन लेने का दारोमदार है और कहाँ से ये डिसीजन लिए जाते हैं। What is a boy test? Its passive income is 50% loss, less than its total income, less than 50% of total assets। सब चीजें बता दी, ये चार्ट आपका हो गया। अच्छा, अब पोयम के लिए कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। पोयम के लिए कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं सीबीडीटी के थ्रू। सम ऑफ द गाइडिंग प्रिंसिपल व्हिच मे बी टेकन इनटू अकाउंट फॉर डिटरमाइनिंग द पोयम आर एज फॉलोज। कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं, कौन से हैं? पहला गाइडिंग प्रिंसिपल है, ये मैंडेटरीली नहीं है, इसके अलावा भी कोई चीज हो सकती है, ये ध्यान रखेंगे। आएंगे एग्जांपल्स आएंगे, हम लोग उनके बारे में बात करेंगे, टेंशन लेने की अभी जरूरत नहीं है। अभी केवल हमको थियोरेटिकली इस चीज को समझना है, अपने कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग करना है। एक बार कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग हो गया तो फिर भैया न्यूमेरिकल कोई भी उठाकर पटक दो, हम तो सॉल्व कर लेंगे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। कुछ गाइडिंग प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं जिसमें कुछ की लिस्ट है जो मैं आगे आपको ये एक एक करके ABCDEFG तक पढ़ाऊंगा। पहला है लोकेशन वेयर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीट्स एंड मेक्स डिसीजन। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड द इंपॉर्टेंट थिंग, पोयम की बात होती है, एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया पोयम इंडिया है या नहीं, उसके लिए देखना पड़ेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहाँ डिसीजन लेते हैं, पहली चीज। लोकेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव कमिटी इन केस पावर्स आर डेलीगेटेड बाय द बोर्ड, इफ द पावर of the board of directors are delegated to any other person or authority, then we are needed to check what is the position of the authority or the other persons. Location of head office, modern technology, decision via circular, resolution or round robin voting, and decision made by the shareholder are not relevant factor, as well as the day-to-day routine operational decisions are not important. शेयर होल्डर डिसीजन लेते हैं, वो इंपॉर्टेंट रोल नहीं करता। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहां से डिसीजन लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। डे टू डे ऑपरेशनल रूटीन नेचर के जो डिसीजन है वो की मैनेजमेंट डिसीजन नहीं माने जाते, उनकी बात हम नहीं कर रहे, हम की मैनेजमेंट डिसीजन की बात कर रहे हैं, रूटीन डिसीजन की बात नहीं कर रहे। तो F एंड G बहुत ही इजी है। यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी देख लेते हैं, लोकेशन ऑफ हेड ऑफिस, ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स है जिनके थ्रू हम ये जान सकते हैं पोएम इन इंडिया में है या। तो पहला आता है लोकेशन वेयर द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मीट्स एंड मेक्स डिसीजन। नाम से ही पता चल गया है, वैसे मुझे आगे बताने की जरूरत नहीं है। This location may be the place of effective management of a company provided the board retains and exercises its authority to govern the company and does in substance makes the key management commercial decisions for the conduct of the company's business as a whole। तो फिर फालतू बात क्यों बोल रहे हो, बस इतना ही समझ लो कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का मेन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो कहां से होता है, ये समझना है। ठीक है ना। लोकेशन ऑफ एग्जीक्यूटिव कमिटी इन केस पावर्स आर डेलीगेटेड बाय द बोर्ड, अगर पावर डेलीगेट किए गए हैं बोर्ड द्वारा किसी पर्सन को, तो कहा गया कि वो पर्सन डिसीजन कहां से लेता है, वो इंपॉर्टेंट है। अ कंपनीज बोर्ड में डेलीगेट सम और ऑल ऑफ इट्स पावर
to one or more committees such as an executive committee consisting of key member of the senior management. In these situations, the location where the member of the executive committee are based and where that committee develop and formulate the key strategies and policies for the formal approval by the full board will often be considered to the company's place of effective management. हो गया, हो गया. लोकेशन ऑफ हेड ऑफिस. अब ये गाइडिंग प्रिंसिपल्स है. हो सकता है पहले से हमें ना पता चल पाए, दूसरे से ना पता चल पाए, तो भैया तीसरे से पता कर लो. The location of a company's head office will be a very important factor in the determination of the company's place of effective management because it often represents the place where key company decisions are made. The following points छोड़ देते हैं. Following points. ये देखिए ना क्या है, हेड ऑफिस क्या है. हेड ऑफिस एक वो प्लेस है जहां पर कंपनी का सीनियर मैनेजमेंट और डायरेक्ट सपोर्ट करता है स्टाफ कंपनी के डे टू डे काम में. अच्छा, मॉडर्न टेक्नोलॉजी ये कैसे डिसाइड करेगा कि पोयम इंडिया है कि नहीं. द यूज ऑफ मॉडर्न टेक्नोलॉजी इंपैक्ट्स द प्लेस ऑफ effective management in many ways. It is no longer necessary for the person taking decision to be physically present at a particular location. अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज करके अब आप जूम ओपन कर लो, वहीं से डिसीजन ले लो. Therefore, physical location of the board meeting or executive committee meeting or meeting of senior management may not be where the key decisions are in substance being made. ऑनलाइन, फोन पर, मेल पर या फिर जूम पर, in such case the place where the directors or the person taking the decision or majority of them usually reside may also be a relevant factor. Decision via circular resolution or round robin voting. होता क्या है, कभी कभी हमारा डिसीजन जो होता है वो सर्कुलर रिजोल्यूशन होता है या राउंड रोबिन वोटिंग होती है. सर्कुलर रिजोल्यूशन का मतलब हुआ कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है वो लोग एक जगह बैठ करके डिसीजन नहीं ले रहे. हो सकता है उन्होंने एक सर्कुलर जारी किया, अब उस सर्कुलर पर सबके साइन लिए जाएंगे. आप भी साइन कर दे भाई साहब, आप भी साइन कर दीजिए. घूम घूम कर साइन करवाया जाता है. इसी को कहा जाता है सर्कुलर रिजोल्यूशन या राउंड रोबिन वोटिंग. तो कहा गया कि राउंड रोबिन वोटिंग जो होती है या सर्कुलर रिजोल्यूशन कितना इम्पैक्ट डालता है, किस तरह के डिसीजन लिए जा रहे हैं और कितनी फ्रीक्वेंसी में लिए जा रहे हैं, ये भी इम्पैक्ट डालता है. राउंड रोबिन वोटिंग जो होती है, फ्रीक्वेंसी कितनी है, किस तरह का डिसीजन लिया जा रहा है और उसके डिसीजन किसको इम्पैक्ट करते हैं. ये it cannot be said that the proposer of the decision alone would do the relevant but based on the past practices and general conduct. जब कोई सर्कुलर रिजोल्यूशन पास होता है ना, उसको पास तब माना जाता है जब मैक्स ऑफ द डायरेक्टर्स आर गिविंग देयर कंसेंट ऑन इट. यानी मोर देन 50%, यू कैन से 51% और मोर डायरेक्टर्स आर अप्रूविंग दैट पर्टिकुलर रिजोल्यूशन, तो उसको कहा जाता है हाँ वो डिसीजन पास हो गया. तो अगर 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 सर्कुलर रिजोल्यूशन है तो वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पोयम का. जरूरी नहीं कि फिजिकली प्रेजेंस होना ही सर्कुलर, फिजिकली प्रेजेंस होकर के ही साइन किया जाए, या जहां पर फिजिकल मीटिंग की जाती है वही इंपॉर्टेंट है. हो सकता है जितनी भी 10 मीटिंग्स थी, 10 में से 6 मीटिंग्स फिजिकली प्रेजेंस करके की गई थी, उनके डिसीजन भी लिए गए थे, इंप्लीमेंट भी किए गए थे, लेकिन 4 डिसीजंस ऐसे थे जो सर्कुलर रिजोल्यूशन के थ्रू हुए थे और वो इंपॉर्टेंट डिसीजंस थे और उसमें 50% से ज्यादा लोगों ने अपना साइन किया था. तो कभी कभी वो भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. मैंने शुरू में बताया कि कोई भी कंडीशन पूरी होनी चाहिए, जरूरी नहीं कि सबको साइमल्टेनियस पूरा होना चाहिए. आपका हेड ऑफिस का लोकेशन है, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का लोकेशन, मॉडर्न टेक्नोलॉजी का यूज हो गया, या सर्कुलर रेजोल्यूशन हो गया, या फिर आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का एक्चुअल में डिसीजन लेने का तरीका क्या है. अच्छा, शेयर होल्डर का डिसीजन लेते हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करता पोयम के लिए, और साथ ही साथ जो रूटीन नेचर के डिसीजन होते हैं उनको हम पोयम के लिए यूज नहीं करते. जैसे एक डिसीजन है कि नया मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी खोला जाए या एक मेजर प्रोडक्ट लाइन को बंद कर दिया जाए. अरे भाई, ये रूटीन नेचर का नहीं है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, डिसिसिव फैक्टर है, तो ये इंपॉर्टेंट है, ये रूटीन नहीं माना जाएगा. लेकिन वहीं पर लाइट को लेकर के, स्टैंड बाई अरेंजमेंट को लेकर के, बैकअप्स को लेकर के, हाँ या क्वालिटी कंट्रोल को लेकर के, ह्यूमन रिसोर्सेज की पॉलिसी को लेकर अगर कोई डिसीजन लिया जाता है तो वो रूटीन या ऑपरेशनल मोड का डिसीजन होता है, वो हमारा पोयम को कोई डिसिसिव फैक्टर नहीं होता. अच्छा जी, if the above factor do not lead to a clear identification of poem, जितना भी मैंने आपको गाइडलाइन बताई उसमें से कोई भी फैक्टर आपके काम नहीं आया, then the final guideline provide that following secondary factors may be considered.
ऐसी जगह जहां पर सब्सटेंशियल एक्टिविटी कंपनी की जाती हैं या ऐसी जगह जहां पर रिकॉर्ड्स कंपनी के मेंटेन किए जाते हैं, वो हमारा पोयम हो जाएगा। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल एक हमें कंपनी को नॉन रेसिडेंट साबित करना है। नॉन रेसिडेंट साबित करने के लिए दो चीजें हैं कि कंपनी अगर इंडिया में रजिस्टर्ड है तो वो रेसिडेंट है, अगर पोयम इन इंडिया है तो वो रेसिडेंट है, पोयम आउटसाइड इंडिया है तो वो नॉन रेसिडेंट है। अगर पोयम तय करना है आउटसाइड इंडिया तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर नीडेड टू डिटरमाइन वेदर द एक्टिव बिजनेस इज आउटसाइड इंडिया और नॉट। अगर एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है तो चार कंडीशन है, उनको देख लो। अगर एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया है तो हाँ, वो कंपनी मान ली जाएगी कि अब इसका पोयम डिटरमाइन करना है कि वो इंडिया में है या नहीं है। अगर एक्टिव बिजनेस आउटसाइड इंडिया में है तो ये देखना कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसीजन कहाँ से लेते हैं, इंडिया से लेते हैं या नहीं लेते। अगर डेलीगेट कर रखा है तो कहाँ से लिया जाता है, वही है। अगर आउटसाइड इंडिया से है, अगर ये चीजें आउटसाइड इंडिया से हैं, ये सारी चीजें मैंने बता दिया ना, तो उन पर्सन्स को आइडेंटिफाई करना जो कि डिसीजंस लेते हैं और उन प्लेसेस को जहां से ये डिसीजन लिए जाते हैं, तो वो बंदे और वो जगह वो डिसाइड करना, बस। बाकी सारी चीजें मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट सेशन में हम कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और अपने इस अबॉय पोयम को खत्म कर देंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए चाचा एंड बाय बाय। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा पूरा का पूरा टॉपिक। आप एक बार और रिवाइज करें, अदरवाइज नेक्स्ट सेशन का इंतजार करें। जब हम नेक्स्ट सेशन में आपको न्यूमेरिकल करवा लेंगे, उसके बाद जब आप रिवाइज करेंगे देन यू विल कम टू नो दैट यस द टॉपिक वाज वेरी इजी। कुछ भी नहीं था ये इस टॉपिक में, कुछ भी नहीं था इस टॉपिक में। हाँ, कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए चाचा एंड बाय बाय। थैंक यू।